Hello guys, now we will study the class 10th NCERT Contemporary India chapter 3 water resources. Under the water resources we have already completed the first topic. Now we will move to the second topic. Our second topic is multi-purpose river projects and integrated water resources management. Here we will study about how many or what are the different kinds of multi-purpose river project and integrated water resource management. Okay, so basically यहाँ पे multi-purpose river projects क्या होते हैं? देखो, rivers प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि जो भी रिवर वाटर होते हैं, जब कोई भी रिवर जैसे गंगा रिवर, ठीक है, केन रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है एग्जांपल, इनके वाटर से जो भी पानी आता है, इस पानी को कहीं ना कहीं एक स्टोरेज एरिया में स्टोर किया जाता है, जैसे एक डैम बना दिया जाता है और इस वाटर को हम क्या किया जाता है, किसी ना किसी पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि आप नर्मदा रिवर देखोगे तो जो बरगी डैम है जबलपुर में, नर्मदा रिवर से वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट इस्टेब्लिश्ड हुआ है, ठीक है। तो ऐसा होता है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज को एक साथ मिला के, जैसे अगर टेक एग्जांपल केन गंगा प्रोजेक्ट, ओके, नर्मदा केन प्रोजेक्ट, ये गवर्नमेंट्स के कुछ प्रोजेक्ट हैं। सॉरी, केन एंड गंगा प्रोजेक्ट इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट, नर्मदा एंड केन इज़ अ वन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये गवर्नमेंट क्या करती है, जब 2 से ज़्यादा वाटर रिसोर्सेस को एक साथ मिलाती है और कुछ प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करती है, ठीक है, उसको इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बोलते हैं। बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शो दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग sophisticated hydraulic structures like dams built of stone, rubble, reservoirs or lakes, embankments and canal for irrigation, ठीक है। बोला जाता है कि इट्स नॉट अबाउट टुडेज टाइम, ठीक है, बट ये कैसे हम कंजर्व करें और कैसे मैनेजमेंट करें वाटर को, लाइक आर्कोलॉजिकल, और अगर हम अपना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देते हैं, आर्कोलॉजिकल चीज़ें देखते हैं, ठीक है, वो हमें एंशियंट टाइम से एक चीज़ें दिखाई गई हैं कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम्स, ठीक है, स्टोन, रबर, रिजर्वर और लेक्स, एम्बैंकमेंट्स एंड कैनल फॉर इरिगेशन। ये सारे पर्पसेस से हम क्या कर सकते हैं, एक स्टोर वाटर कर सकते हैं और इसको हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इवन फॉर द इरिगेशन, ठीक है। सपोज टेक एग्जांपल कि अगर वाटर एफिशिएंट एरिया है कहीं पे, मतलब कि वाटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और अगर हम उस वाटर को वाटर डेफिसिट एरिया, टेक एग्जांपल ऑफ राजस्थान, ठीक है, ऐसे एरिया में पास करेंगे तो ऑब्वियसली वाटर की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ेगी। नाउ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एशियंट इंडिया। अब हम कुछ रिकैप करते हैं फ्रॉम द एंशियंट टाइम, जो हमारे इंडिया में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो होता है वो बेसिकली रिवर का सोर्स होता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट कोल और वाटर के सोर्स से होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक क्या होता है, ओनली वाटर के सोर्स से होता है और मेनली ये रिवर के वाटर से बनाया जाता है, जो वाटर को एक्युमुलेट किया जाता है। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट, इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, रिंगा Verapuram near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood of water of river Ganga। आप देख सकते हो कि गंगा रिवर के पास की जो गंगा नदी है उस पानी से एक डैम बना गया है, ठीक है, और इलाहाबाद के पास, और वहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया गया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वेर एक्सटेंसिवली बिल्ड। अगर हम मौर्यन पीरियड की बात करें, ठीक है, मौर्यन पीरियड जो आपने अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी हुई वहाँ पे आपने मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ा होगा कि मौर्यन डायनेस्टी कब आई थी, क्या कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में रूल किया था, ये सारी चीज़। तो ये बोल रहा है कि जो इरिगेशन सिस्टम था, ठीक है, लेक्स था, डैम्स बनाना था, ये बेसिकली मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड के टाइम से ही था। एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र। बोला जाता है जो सोफिस्टिकेशन इरिगेशन वर्क्स है, ठीक है, जैसे कि बेसिकली सिंचाई के लिए पानी का कैसे यूज़ करते हैं, ये बहुत टाइम पीरियड से, बहुत समय से पाया गया। जैसे कलिंगा उड़ीसा में
जो कलिंगा प्लेस है वहाँ पे भी देखा गया, ये देखने को मिला है कि कैसे पहले के टाइम से इरिगेशन वर्क करता था। ठीक है, नागार्जुना कोंडा ये आंध्र प्रदेश का डैम है, बहुत ही फेमस डैम है। बेन्नूर कर्नाटका का, कोल्हापुर महाराष्ट्र का। इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम्स वॉज बिल्ट। ठीक है, अगर हम 11th सेंचुरी में बात करें, नाउ वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द 11th सेंचुरी, तो 11th सेंचुरी में भोपाल लेक बनाया गया था, और भोपाल लेक जो था एक सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक था जो उस टाइम पे बनाया गया था। In the 14th century, the tank in Hauj Khas, Delhi was constructed by Iltutmish for supplying water to Siri Fort area। ठीक है, बोला जाता है कि 14th सेंचुरी में जो हौज खास, अगर आप दिल्ली विजिट किया, हौज खास इज़ वेरी फेमस प्लेस फॉर द ग्रीनरी एंड फॉर द मैनी थिंग्स। ओके, ये कंस्ट्रक्ट किया गया था इल्तुतमिश, ठीक है, लोधी डायनेस्टी के तो कोई रूलर थे उनके द्वारा, और ये वाटर को सप्लाई किया गया था श्री फोर्ट एरिया में। ठीक है, नाउ जस्ट अ मिनट, अ डैम इज अ just a minute, we are going on wrong line, this with what are dams and how do they help us in conserving and managing water। ठीक है, अब यहाँ पे डैम्स के बारे में स्टडी की जाएगी कि डैम्स, पहले हमने क्या देखा, कुछ एंशियंट चीज़ें पढ़ी। ठीक है, कि एंशियंट इंडिया में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या थे और कहाँ कहाँ लोकेटेड है। अब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डैम्स, हाउ दे हेल्प फॉर द कंजर्विंग एंड मैनेजिंग द वाटर। डैम्स वेर ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound rivers and rain water that could be used later to irrigate agricultural field। बोला जाता है कि जो डैम्स वाटर था, बेसिकली उनका जो ट्रेडिशनल मोटिव था वो ये था कि वो जो रेन वाटर है, जैसे आपने देखा होगा कि जब रेनी सीज़न होता है तो बहुत से एरिया में पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो जो रेन वाटर है उसको कंजर्व करके और हम इरिगेट करें उस टाइम पे जब रेन की कमी होती है और उस जगह पे जहाँ पे रेन की कमी होती है। नाउ today dams are built not just for irrigation but for the electricity generation, water supply for domestic and industrial uses। Okay, domestic and industrial use, floods control, recreation, inland navigation, fish breeding। okay, so what is saying कि water जो डैम पहले के टाइम पे या फिर अभी भी, इवन अभी जो डैम्स बिल्ड किए जाते हैं, दैट आर नॉट, देयर वाटर इज़ नॉट ओनली यूज फॉर द इरीगेशन पर्पज़ बट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, वाटर सप्लाई फॉर द डोमेस्टिक, ये सारी चीज़ों के लिए, फ्लड कंट्रोल के, रिक्रिएशन के लिए, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। हैंस dams are now referred to as a multi-purpose project where the many uses of impounded water are integrated with one another। okay, what it's saying कि like जो dams होते हैं, ठीक है, they are referred to as multi-purpose project। बेसिकली डैम्स वी कैन यूज़ फॉर द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, नॉट फॉर द सिंगल प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि हमने डैम बनाया तो उसको सिर्फ हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए या डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करेंगे, हम उसको मल्टीपर्पज़ के लिए, जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे पर्पसेस पढ़े फॉर दी, टेक एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, या for the electricity generation, water supply, domestic water, industrial uses, flood control and recreation। So basically all these things are explained here. Now we'll move to the next line, that is hence dams are now referred to the multi-purpose project where the many uses of the impounded, this already we have discussed। Now moving to the examples, for example in Satluj Vyas river basin, the Bhakra Nangal project water is being used both for hydropower production and irrigation। Similarly the Hirakund project in the Mahanadi basin integrates conservation of water with the flood control। what it's saying, it's defining the uses। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सतलज एंड ब्यास, ओके, सतलज एंड ब्यास रिवर बाकरा नंगल प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, और ये दोनों किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, हाइड्रल पावर प्रोडक्शन और इरिगेशन के लिए, दो पर्पज से के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेम अगर हम हीराकुंड प्रोजेक्ट डैम देखें, हीराकुंड डैम जो बेसिकली उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है, महानदी रिवर बेसिन पे बना हुआ है, तो ये
भी मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच वेयर thought of as the vehicle that would lead to the nation of to development and progress. Overcoming the handicap of its colonial past, Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams are the temples of the modern India. The reason being that it would integrate the development of agriculture and the village economy with the rapid industrialization and growth of urban economy. Okay, just have a look what are the its a paragraph is saying. Like जो multi-purpose projects होते हैं, ठीक है, वो basically बहुत सारे integrated water को integrate करते हैं, बहुत सारे resources को integrate करते हैं और वो एक output देते हैं. ठीक है, like कि टेक एग्जाम्पल, और इनका जो पर्पज़ होता है ये होता है डेवलपमेंट के लिए, होते हैं प्रोग्रेस के लिए होती है. ठीक है, जो भी हमारे पास्ट में कॉलोनियल हैंडीकैप्ड हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए. टेक एग्जांपल, अगर हम अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कोटेशन पढ़ें, उन्होंने बोला था कि जो डैम्स होते हैं दैट आर डैम्स कैसे होते हैं, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. जो मॉडर्न टाइम के लिए वो डैम्स टेम्पल हैं. ठीक है, जस्ट इसको कोरिलेट ऐसे करते हैं कि वी गो टू द टेम्पल टू लाइक प्रे टू द गॉड टू कीप द थिंग्स ऑल ओके और गिव अस एनर्जी टू कीप द थिंग्स ओके. सो जस्ट लाइक टूडेज डे, जैसे जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्वियसली वाटर की डिक्लिनेशन हो रही है. तो अगर हम स्टोर वाटर नहीं रखेंगे एक टाइम पे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी. तो सेम जो डैम्स है वो टेम्पल्स है मॉडर्न इंडिया के, और ये बहुत सारी चीज़ों के लिए डेवलप के लिए, लाइक एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, विलेज इकोनॉमिक के लिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमिक के लिए. ओके, नाउ in recent years multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for variety of reason. ठीक है, बोला जाता है कि रिसेंट ईयर्स में अभी कुछ फ्रॉम टेक एग्जाम 5 to 10 years और 6 to 4 year. ओके, मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और डैम्स होते हैं, ये इनकी बहुत कमी आ गई है. ठीक है, और बहुत से इसके पीछे रीज़न है. रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्टिंग द नेचुरल फ्लो, कॉसिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ रिजर्वर, रिजल्टिंग इन द रॉकियर स्ट्रीम बैड्स एंड द पुअरर हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ. ठीक है, यहाँ पे एक फैक्टर्स क्या बता रहा है कि मान लो, अगर टेक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ. ये टेक एग्जांपल गंगा नदी बहुत फ्लो से आ रही है. ठीक है, और ये समवेयर बांग्लादेश में ये अपना सिल्ट वो करती है. ठीक है, सुंदरबान जो डेल्टा फॉर्म कर होता है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, ये अपना डेल्टा वहाँ फॉर्म करती है. सपोज इस बीच में यहीं पे अगर एक डैम क्रिएट किया जाएगा तो जो इसकी स्पीडिंग होगी, ठीक है, ये यहाँ पे रुक जाएगी. अगर हम यहाँ पे कुछ वाटर की सप्लाई यहाँ भी दे देते, इस रिवर के फ्लो में दे देते, फिर भी इसकी स्पीड सेम नहीं रह पाएगी. तो जब ये हम डैम बनाते हैं तो इसका जो सिल्ट है, ठीक है, जो इसके सेडिमेंट्स हैं वो प्रिजर्व नहीं हो पाते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या होता है, इसकी फर्टिलिटी कम होती है. Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially from spawning. Okay, dams जो है बेसिकली ये एक क्या करता है कि जो भी एक्वेटिक फौना होते हैं, ठीक है, टेक एग्जांपल कुछ भी है, फिश हो गए या फिर कुछ भी, तो वो रिवर में क्या होते हैं, फ्लो होते रहते हैं, पर वो डैम में जब आते हैं तो सर्वाइवल उनकी उतनी पॉसिबल नहीं होती. ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी वो एक डिफ़िकल्टी है. द रिजर्वर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल, लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, ये बोला जाता है कि जो रिजर्वर एक फ्लड प्लेन्स क्रिएट करते हैं वो कहीं ना कहीं जाके एक एरिया को अफेक्ट करता है. ठीक है, एग्जांपल अगर हम डैम की बात करते हैं, एक डैम को क्रिएट किया गया और कुछ टाइम पर इसका आपने देखा होगा कि कई बार डैम टूट जाता है या फिर कुछ भी होता है, तो ये जो इससे जो फ्लड प्लेन्स होता है वो कई ज़्यादा वेजिटेशन को अफेक्ट करता है. नाउ multi-purpose project and large dams also have caused many new environmental movements like नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी दाम आंदोलन. ठीक है, देखो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या डैम कंस्ट्रक्शन होता है,
इनके लिए अभी रिसेंट में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा मूवमेंट चले हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, तेहरी डैम आंदोलन। ये इसमें बेसिकली क्या लोग बोलना चाहते हैं कि जो वाटर है इसको हम प्रिजर्व करके रखें, कंजर्व करके रखें, वेस्ट ना करें, चीज़ों को पॉल्यूट ना करें। जैसे आपने देखा होगा गंगा रिवर, जब वो दैट रीचेस टू इलाहाबाद, सॉरी वाराणसी, दैट बिकम सो पॉल्यूटेड, ठीक है, और उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा लेवल तक डिक्लाइन हो जाती है। तो सेम ये सारे पर्पज़ को लेके ये मूवमेंट लॉन्च किया गया है। रेजिस्टेंट टू दिस प्रोजेक्ट्स हैज़ प्राइमरली बीन ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। what is saying resistant to this project, like suppose if we are constructing, if government is planning to construct a multi-purpose dam, so there are multiple factors, there are thousands of factors came, or they thousands of resistance came uh, in between of the construction this dam. Now moving to the next line, local people often had to give up their land, livelihood, their measure, access and control over resources for the great good of the nation. See, just take example, not only the it's we, as we talk about the one factor, there is that is a resist, we face the resistance problem, or we face the some hurdles. What we there are the also some factors, like, see what happens, suppose take example, this is the some river is coming, okay, here some area is situated, people are living there, natural residence is there, okay. If government planning to construct a dam over this area, what will be happen, this people have to leave this area, they have to sacrifice all those things, they have to give this land, they have to sacrifice their livelihood, they have to sacrifice their occupation, because they that area will get for the use of welfare of nation. Now, so, if the local people are not benefiting from such projects, then who is benefiting? Perhaps the landowners, large farmers, industrialists, few urban centers. ठीक, what is saying कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है, एक डैम तो कंस्ट्रक्ट हो गया, बट इससे अगर मान लो ये एरिया के लोगों को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, अगर इन्हीं को बेनिफिट्स नहीं हो रही, तो किसको बेनिफिट्स हो रही है? बेसिकली बेनिफिट्स किसको हो रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, दे टेक अ वाटर, ओके, लार्ज फार्मर्स, लैंड ओनर्स, ये सारे, और या अर्बन सेंटर। टेक द केस ऑफ लैंडलेस इन विलेज, डज ही रियली गेन फ्रॉम सच प्रोजेक्ट? ओके, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है, ओके, दैट पर्सन डज नॉट हैव लैंड, दैट पर्सन डज नॉट हैव एनी लैंड, तो क्या उसे ऐसे प्रोजेक्ट से कोई बेनिफिट होगा? होगा, बिकॉज दैट इज नॉट ओनली गोइंग फॉर द इरीगेशन पर्पसेस, ओके, दैट इज़ ऑल्सो सप्लाइंग फॉर द डोमेस्टिक यूज़। इन केस अगर वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए सप्लाई नहीं भी होता है, तो अल्टीमेटली जो इरीगेशन से क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है वो तो उसी के यूज़ आ रहा है ना। ओके, नाउ we have completed this topic, okay, multi-purpose river project and integrated water resources management. Under this we will have the quick revision what we saw. At first we saw what are the dams, okay, and what how we have understand about the construction of the dam, like this, and we have here एंशंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया, कि कितने डैम्स रहे, कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेसेस रहे हैं। देन वी मूव टू द how the dams help for the conserving water and managing the water, okay, who are get benefited, what are the dams, like we saw there are multi Satluj, Beas rivers basins dams was constructed, and what is the purpose of this dam, does this dam only help for single purpose or for the multi purpose? We saw different purposes are there for the different dams, and there are different projects in India, and we also saw the quotation of our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, what he saw, like temples of modern India, like dams are the temples of modern India because they preserve a lot of things, okay, system. Yeah, then after that we study about the multi-purpose project, like what are the things we face, what are the people sacrifice, who is getting benefited, okay, what are the recent project is started by the government to save the particular rivers water, and what are the other steps taken by the
general person. And one more thing, like who is benefited. Suppose take example, if the person have known don't have a land, so how that person is get benefited. तो basically यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. तो we have completed the second topic of chapter third, water. Under this we have completed two topics. One is recently we have completed multi-purpose river project and integrated water resources management. Before this we have created the water scarcity and the need for the water conservation and management. So I hope you have understand this and enjoyed a lot. We'll come to the next class with the next topic.